जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने जैसे पता है आप सभी को, हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत को शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में हमने आपको गुलाम वंश को पढ़ाया था। गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह के बारे में बताया था। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। उससे पहले थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा दें कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली की जनता ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन आराम शाह अयोग्य शासक होने के कारण वह ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। तो जो इल्तुतमिश है, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, तो उसे बुलाया जाता है दिल्ली का शासक बनने के लिए। तो जब इल्तुतमिश आता है तो आराम शाह इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है दिल्ली में जड़ नामक स्थान पर। दिल्ली में जड़ नामक स्थान पर जड़ नामक स्थान स्थान पर दिल्ली में आराम शाह इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है। तो उसमें आराम शाह हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इल्तुतमिश फिर वहां का शासक बन जाता है दिल्ली का। तो अब आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अब शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था, जो इनके शासनकाल का समय था, समय 1210 से 1236। इल्तुतमिश का जो शासनकाल का समय था 1210 से 1236। और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का जो शासनकाल का समय था 1210 से 1236, ये इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक माना जाए तो इल्तुतमिश को। और इनके बारे में, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। दामाद एवं गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। अब देखिए, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो अब बता दें कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्वयं गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ, तो इसका मतलब गुलामों का गुलाम हुआ। जैसे मोहम्मद गौरी, ठीक, इसके गुलाम हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक और फिर इसके गुलाम हुए इल्तुतमिश। तो ये गुलाम थे और ये भी गुलाम थे। तो अब ये इनके गुलाम और ये इनके गुलाम, तो इसलिए गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर ए जहां की उपाधि दी थी। सर ए जहां की उपाधि। सर ए जहां की उपाधि।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर जहां की उपाधि दी थी। सर जहां का मतलब होता है, इसका अर्थ है अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान सर जहां का अर्थ होता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था तो उसकी मृत्यु हो गई, पूरा नहीं करवा पाया था, तो पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का जो कुतुब मीनार है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, तो उसका पूरा कार्य किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। उसका पूरा कार्य जो हुआ समाप्त इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। और क्या? और मंगोल शासक चंगेज खां, कौन? मंगोल शासक चंगेज खां, मंगोल शासक चंगेज खां। मंगोल शासक चंगेज खां ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, लेकिन सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया। मंगोल शासक चंगेज खान ने इल्तुतमिश के ही शासनकाल में आक्रमण किया था। और देखते हैं इनके बारे में। इल्तुतमिश ने क्या क्या प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने क्या क्या प्रथा चलाई, देख लेते हैं। प्रथा, इसने एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा, क्या? एकता प्रथा, एकता प्रथा। एकता ये है अरबी शब्द, एकता जो हो वह अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है भूमि। एकता जो है अरबी शब्द है और एकता का अर्थ होता है भूमि से। तो इल्तुतमिश ने अपने सैनिक और गैर सैनिक को नगद वेतन न दे करके, जैसे रुपया मुद्रा न दे करके भूमि दिया करता था। तो वो नगद वेतन न दे करके भूमि दिया करता था। फिर उस भूमि से जो अनाज उत्पन्न होता था, फिर उसे बेचने पर जो नगद वेतन मिलता था वह उन लोगों का वेतन होता था, किसका? सैनिक और गैर सैनिक का। तो ये सीधे वेतन, नगद वेतन न दे करके भूमि दिया करता था। ये है अरबी शब्द, अरबी शब्द है। इसका अर्थ जो है वह भूमि से है, अर्थ भूमि से। एकता अरबी शब्द है, इसका अर्थ भूमि है, भूमि से है। और देखते हैं आगे। इसमें इल्तुतमिश एकता प्रथा चलाया और उसके बाद फिर इसने कई टंके और जीतल ये सब चलाए, तो वो भी देख लेते हैं। अरबी सिक्के चलाए, अरबी सिक्के चलाए। और क्या चलाए? और जैसे टंका की शुरुआत की, टंका, जीतल, टंका की शुरुआत की, जीतल की शुरुआत की, अरबी सिक्के चलाए, एकता प्रथा की शुरुआत की। ये प्रथा को इल्तुतमिश ने चलाया अपने शासनकाल में। और जो है इल्तुतमिश को गुम्मदों का पिता कहा जाता है, गुम्मदों का पिता, गुम्मदों का पिता। ऐसा माना जाता है इल्तुतमिश के शासन काल में ही गुम्मदों का निर्माण कार्य करना शुरू हुआ, तो इसलिए इसे गुम्मदों का पिता कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। और इनके बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश पर दिल्ली सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उपाधि क्या? सुल्तान की, सुल्तान की। पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर
सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की तो इल्तुतमिश ने। और देखते हैं इनके बारे में। इसने मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया मोहम्मद गौरी की स्मृति में। मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया मोहम्मद गौरी की स्मृति में। मोहम्मद गौरी की स्मृति में। और क्या, और इसने अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा किसकी स्मृति में? पुत्र की। तो इल्तुतमिश ने मदरसा मुइज्जी का निर्माण करवाया मोहम्मद गौरी की स्मृति में, जबकि अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा का निर्माण करवाया। और इनके बारे में आगे देखते हैं। उनके बारे में आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में यदि किसी को न्याय चाहता था तो वह लाल वस्त्र धारण करके राजा के सामने या जनता के सामने उपस्थित होता था तो उसे न्याय मिलता था। ऐसा माना जाता था कि उस समय अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए था तो वह लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने या राजा के सामने उपस्थित होता था। तो ये लाल वस्त्र धारण करके जो प्रथा चलाई, लाल वस्त्र धारण करना, लाल वस्त्र किसके लिए? न्याय के लिए। और देखिए अब इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 30 अप्रैल 1236 में हो जाती है। कब? 30 अप्रैल 1236। 30 अप्रैल 1236 को जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्र जो है, इसके पुत्र कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। वहां की जनता, दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर देते हैं जब 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश को मृत्यु हो जाती है। लेकिन इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बने, रजिया दिल्ली की सुल्तान बने। ऐसे किसकी इच्छा थी? इल्तुतमिश की। लेकिन वहां की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब एक कहानी देखिए। जब रुकनुद्दीन फिरोज को 1236 में दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है, जबकि इच्छा थी इल्तुतमिश की कि रजिया सुल्तान बने, लेकिन रजिया सुल्तान नहीं बन पाती है। तो अब जब 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली का सुल्तान बनता है तो जो ये रुकनुद्दीन फिरोज है यह भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था रुकनुद्दीन फिरोज। तो यह राज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो ये जो राज का बागडोर था, दिल्ली की जो राज का बागडोर था, वह चला गया इसकी माता के हाथ में। इसकी माता, रुकनुद्दीन फिरोज की माता शाह तुर्कान के हाथ में। अब शाह तुर्कान इनकी माता और ये फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ये दोनों मिलकर शासन करते हैं। लेकिन वहाँ की जनता खुश नहीं हो पाती है, इनके विरोधी होने लगते हैं और विद्रोह करने लगते हैं। और जब विद्रोह करने लगते हैं तो फिरोज दिल्ली से बाहर जब विद्रोह को दबाने के लिए जाता है तो उस मौके का फायदा उठाकर रजिया लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने उपस्थित होती है। तो जब जनता के सामने उपस्थित होती है तो वहाँ की जनता ने इसकी समस्या को समझा और फिर सुल्तान घोषित कर दिया दिल्ली का। किसको? रजिया को सुल्तान बना दिया दिल्ली का। जब फिरोज विद्रोह दबाकर पुनः दिल्ली में आता है तो इसे कैद कर लिया जाता है। अब जब फिरोज को कैद कर लिया जाता है, इसकी हत्या कर दी जाती है और दिल्ली को रजिया का सुल्तान बना दिया जाता है। तो अब रजिया का शासनकाल देखते हैं और रजिया के बारे में देखते हैं और क्या होता है।
रजिया के बारे में देखते हैं। रजिया का जो समय था, शासनकाल का जो समय था, वह 1236 से 1240। रजिया का जो शासनकाल का समय था वो 1236 से 1240। अब जब रजिया दिल्ली की सुल्तान घोषित हो जाती है और फिरोज जो है उसकी हत्या कर दिया जाता है कैदी बना करके, कैद करके। तो अब जब रजिया बन जाती है तो ये अपने विश्वसनीय जो सरदार थे रजिया सुल्तान की, वो अपने विश्वसनीय सरदारों को उच्च पद पर रखना शुरू करता है। तो जिसमें से एक अल्तुनिया को इसके विश्वसनीय सरदार थे। अल्तुनिया को तबर हिंद भटिंडा का अक्तादार नियुक्त करती है। अक्तादार कहाँ का? तबर हिंद भटिंडा का जो तबर हिंद में है, तो उसे अक्तादार नियुक्ति करती है अल्तुनिया को। और इनके एक विश्वसनीय सरदार थे याकूत को अमीर ए आखूर का पद नियुक्त करती है। कौन? रजिया सुल्तान याकूत को अमीर ए आखूर का पद, जबकि अल्तुनिया को अक्तादार तबर हिंद का नियुक्ति करती है। अब इस तरह से जब ऊंचे जो इनके विश्वसनीय सरदार थे उनको पद दे दिया जाता है। और अब रजिया का ऐसा मानना है कि हमें दिल्ली का सुल्तान बनाने में वहाँ के जो अमीर सरदार थे उनकी सहायता मिली है, उनको श्रेय मिलता है। तो वहाँ के जो तुर्क सरदार थे, वहाँ के जो दिल्ली के जो तुर्क अमीर सरदार थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि रजिया का कहना है रजिया पूरा श्रेय वहाँ के अमीर सरदारों को देते हैं, जबकि तुर्क अमीर सरदारों को नहीं देती है। तो इस बात से वो नाराज हो जाते हैं वहाँ के अमीर तुर्क सरदार। और देखिए, और उसके आगे अब क्या होता है कि जब रजिया वहाँ का सुल्तान घोषित होती है तो रजिया एक महिला मुस्लिम थी। तो वह जब अपने राज दरबारों में जाती थी तो वह टोपी पहन करके, कोट पहन करके एकदम पुरुष की तरह दरबार में जाती थी। तो वहाँ की जनता ने इस बात का विरोध किया। तो टोपी, और वहाँ उस समय जो है टोपी को कुलह कहा जाता था। उस समय टोपी को कुलह कहा जाता था, जबकि कोट को कुबा कहा जाता था। कुबा मतलब कोट। तो रजिया सुल्तान टोपी पहन करके, कोट पहन करके, मतलब कुलह पहन के, कुबा पहन करके वह दरबार में उपस्थित होती थी। वह लोगों से सीधे मिलती थी, लेकिन यह जो है उसके धर्म के खिलाफ था, क्योंकि मुस्लिम में पर्दा प्रथा होता था। तो ये ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये सीधे जनता से मिलते थे, सीधे लोगों से बात करते थे, टोपी पहन करके, कोट पहन करके वहाँ के दरबार में ये जाती थी। तो इस बात का वहाँ की जनता ने विरोध किया कि एक महिला मुस्लिम शासक होकर हम लोगों के सामने जो है बिल्कुल पुरुष की तरह व्यवहार करती है। और उसके बाद वहाँ की जो तुर्क अमीर सरदार थे उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि उनको श्रेय नहीं मिला था। और उसके बाद एक और इतिहासकार का ऐसा मानना है, इतिहासकार इसामी का मानना है कि रजिया सुल्तान और याकूत के बीच जो अमीर याकूत का पद मिला था याकूत को, जिसका अर्थ होता है अस्तबलों का प्रधान, तो याकूत और रजिया सुल्तान के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा इसामी इतिहासकार का मानना है। इसामी इतिहासकार का ऐसा मानना है कि याकूत और रजिया के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो याकूत अपने हाथ को आगे ले जाता था, तो उस पर पैर रखकर फिर वो घोड़े पर बैठती थी रजिया। तो ऐसा इस्लामी इतिहासकार मानते हैं। तो ये बात भी जनता को पसंद नहीं आई और अल्तुनिया को भी नहीं पसंद आई ये बात। तो अब क्या होता है, जब दिल्ली से बाहर तबर हिंद भटिंडा में जब अल्तुनिया वहाँ विद्रोह शुरू करता है, तो फिर रजिया को विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर जाना होता है। तो जब रजिया विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर जाती है, तो उस समय इल्तुतमिश के तीसरा पुत्र था बहराम शाह।
बहराम शाह याकूत की हत्या करवा देता है। बहराम शाह जब याकूत की हत्या करवा देता है, जब रजिया सुल्तान विद्रोह को दबाकर पुनः दिल्ली में आती है तो रजिया को कैद कर लिया जाता है। बहराम शाह रजिया को कैद करवा देता है। अब रजिया चाहती है कि हम पुनः दिल्ली का सुल्तान बने, शासक बने, तो इसने अल्तुनिया से शादी कर ली। लेकिन शादी कर ली और दिल्ली का सुल्तान भी नहीं बन पाई। तो अल्तुनिया और रजिया की हत्या बहराम शाह ने हिंदुओं डाकुओं द्वारा करवा दिया। तो इस तरह से रजिया का अंत हो जाता है। तो उसके बाद अब शासक बनते हैं बहराम शाह, फिर अगले शासक होंगे बहराम शाह। और एक दो पॉइंट और, रजिया सुल्तान जो है वह पूरे दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया सुल्तान पहली और अंतिम, पहली व अंतिम महिला मुस्लिम शासक पूरे दिल्ली सल्तनत की। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो बहराम शाह अल्तुनिया और रजिया की हत्या करवा देते हैं हिंदुओं डाकुओं द्वारा। तो अब उनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। फिर आता है बहराम शाह। अब आगे आएंगे, बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह, बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन करते हैं। बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन करते हैं। बहराम शाह के बाद आते हैं अलाउद्दीन। अलाउद्दीन अलाउद्दीन शासन करते हैं 1242 से 1246 तक। बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद अलाउद्दीन आते हैं। अलाउद्दीन 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन 1246 से 1266 तक शासन करते हैं। नासिरुद्दीन 1246 से 1266 तक शासन करते हैं। उसके बाद फिर आते हैं बलबन। बलबन 1266 से 1286 तक। तो बलबन 1266 से 1286 तक शासन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। ये छोटे छोटे शासक थे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है। अब आते हैं सीधे बलबन के बारे में। बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद 1240 से 1242 तक। उसके बाद फिर अलाउद्दीन 1242 से 1246 तक। उसके बाद फिर नासिरुद्दीन 1246 से 1266 तक। उसके बाद फिर शासन करते हैं 1266 से 1286 तक। कौन? बलबन। अब बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन 1266 से 1286 तक। बलबन का जो शासनकाल का समय था 1266 से 1286 तक। अब देखिए, अब बलबन के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी का नियुक्त किया। तुर्कान ए चिहलगानी तुर्कान ए चिहलगानी एक संगठन था, एक गठन था। इसकी जो नियुक्ति किया था, जो इस गठन को बनाया था, वो बनाया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी को किसने बनाया था? इस गठन को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का अर्थ क्या होता है? तुर्कान ए चिहलगानी इल्तुतमिश के 40 गुलाम तुर्क सरदार, उनके समूह को तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता है। ये अपने रक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए इल्तुतमिश ने 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था, एक गठन बनाया था, एक संगठन। उसी को नाम दिया गया है तुर्कान ए चिहलगानी। उसी तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य था बलबन। इसी तुर्कान ए चिहलगानी का सदस्य, एक जो 40 तुर्क सरदार थे, उसी में एक सरदार बलबन भी था। तो अब बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर देता है। किसे? नासिरुद्दीन से कर देता है अपनी पुत्री का विवाह 1249 में।
1249 में जब बलबन अपनी पुत्री का विवाह 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन से कर देता है, तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1266 में, जब नासिरुद्दीन की 1266 में मृत्यु हो जाती है, तो अब 1266 में बलबन फिर इसे मौका मिल जाता है दिल्ली का सुल्तान बनने में, तो ये फिर 1266 से 1286 तक शासन करता है दिल्ली में। और तुर्कान चहलगानी का सदस्य था बलबन। और देखते हैं इसके बारे में आगे। बलबन का पूरा नाम, बलबन का पूरा नाम बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश? बलबनी वंश, बलबनी वंश। बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसने उपाधि धारण की थी उलुग खां, उपाधि उलुग खां। बलबन ने उलुग खां की उपाधि धारण की थी, जब बलबनी वंश की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और इसके बारे में आगे देखते हैं, इसके पॉइंट को समझते हैं। बलबन ने रक्त और लौह की नीति चलाई। रक्त और लौह, रक्त और लौह, रक्त और लौह की नीति चलाई। बलबन ने रक्त और लौह की नीति चलाई। इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति विद्रोह को शुरू करता था उसकी हत्या करवा देता था, उसके बच्चे और स्त्री को अपना दासी बना लेता था। इसी नीति को रक्त और लौह का नाम दिया। क्या करता था? जो व्यक्ति विद्रोह शुरू करता था उसकी हत्या करवा देता था, उसके बच्चे और स्त्री को यह अपना दास बना लेता था, अपना गुलाम बना लेता था। कौन? बलबन। और क्या किया इसने? राजा को जिल्ले इलाही कहा, राजा को जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही किसको कहा? राजा को। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। इसने राजा को जिल्ले इलाही कहा। इसने कहा राजा जो होता है वह ईश्वर का दूसरा रूप था। बलबन ने ऐसा कहा। रक्त और लौह की नीति चलाई। इसने निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया। निरंकुशता का सिद्धांत, निरंकुशता का सिद्धांत। निरंकुशता का सिद्धांत का अर्थ यह होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर राजा है तो वह राज्य के हित में सोचे, प्रजा के हित में नहीं। जो कार्य राज्य के हित में है वही हो, जो प्रजा के हित में है वह न हो। उससे हम कोई मतलब नहीं है। हमारा राज्य अच्छे से चलना चाहिए, केवल राज्य के हित में हो वही कार्य होगा। प्रजा चाहे जनता चाहे दुखी हो या खुश हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यह केवल राज्य के हित में कार्य करता था। इसीलिए इसने निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया बलबन ने। और क्या किया? मद्यपान का निषेध किया। बलबन ने मद्यपान का निषेध किया। बलबन ने मद्यपान का निषेध किया। बलबन ने मद्यपान का निषेध किया। और क्या किया इसने? सिजदा व पावोस, सिजदा, सिजदा व पावोस, पावोस, सिजदा व पावोस की प्रथा चलाई। सिजदा व पावोस। अब सिजदा क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर सिर को झुकाना, उसे सिजदा कहा जाता था। जबकि पावोस जो है पेट के बल लेटकर पैर को चूमना, उसे पावोस कहते हैं। और जबकि सिजदा जो था वह घुटनों के बल बैठकर सिर को झुकाना। तो इसने सिजदा व पावोस की प्रथा चलाई।
और मद्यपान का निषेध किया। और क्या किया? बरीद की स्थापना की। बरीद, बरीद, ये बरीद क्या होता है? बरीद ये होता है, इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग, जिसे नाम दिया गया बरीद, गुप्तचर विभाग। इसने बरीद की स्थापना की, जिसे गुप्तचर विभाग, इसके मतलब इसके कोई खिलाफ विद्रोह करने वाला हो या इसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो तो इसे बताए, इसका गुप्तचर आए इसे बताए, तो इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिसे बरीद कहा गया। और गुप्तचर विभाग में वह यह स्वयं नियुक्त करता था। जिस व्यक्ति को गुप्तचर विभाग की नियुक्ति करता था यह स्वयं नियुक्ति करता था, बलबन। इसने शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक की व्यवस्था की। शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक की व्यवस्था की। इसने शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक की व्यवस्था की, बलबन ने शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक की व्यवस्था की, जिसका नाम दिया गया दीवान-ए-अर्ज। इसका नाम, जो शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक थे, इसका नाम दिया गया दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज। जो इसने शक्तिशाली केंद्रीकृत सैनिक की व्यवस्था की उसका नाम दिया था दीवान-ए-अर्ज, बलबन ने। और देखते हैं इसके बारे में, अगला पॉइंट देखते हैं। बर्नी जो कि इतिहासकार हैं, इतिहासकार बर्नी ऐसा कहते हैं कि जब बलबन कोई नीच कुल के व्यक्ति को देखता था, किसी दुखी व्यक्ति को देखता था, तो इसे बहुत गुस्सा आती थी कि अभी इसकी हत्या कर दें। इसके जो इसका हाथ है बार बार तलवार की ओर जाता था। यह दुखी व्यक्तियों से, गरीब व्यक्तियों से घृणा करता था, ऐसा इतिहासकार बर्नी का कहना है। क्योंकि ये सोचता था कि अगर उसकी गरीबी है तो वह उसके कारण है, वह स्वयं का जिम्मेदार है, ऐसा बलबन का मानना था। ऐसा कौन बताता है? इतिहासकार बर्नी ने। और देखते हैं, जब 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, बलबन की मृत्यु हो जाती है। 1286 ईस्वी में जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो अब इसके पुत्र कैकुबाद को सुल्तान घोषित किया जाता है दिल्ली का। कैकुबाद को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है जब 1286 में मृत्यु हो जाती है बलबन की। तो अब कैकुबाद जो है 1287 से 1290 तक शासन करते हैं। कैकुबाद 1287 से 1290 तक। अब जब 1290 में इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है तो अब इनके जो गुलाम वंश के अंतिम शासक रहे हैं क्यूमर्स। कौन? क्यूमर्स। 1290 में अब ये शासक बनते हैं दिल्ली के क्यूमर्स। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक रहे हैं, अंतिम शासक। गुलाम वंश के अंतिम शासक रहे हैं क्यूमर्स। 1290 में यह नाबालिग था, ये कम उम्र में ही इसे सुल्तान घोषित कर दिया जाता है दिल्ली का। और इसके, क्योंकि ये नाबालिग था, इसके पास उतनी समझ विकसित नहीं थी, तो इसके संरक्षक के लिए जलालुद्दीन खिलजी को रखा जाता है। किसको? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसके संरक्षक के लिए, क्यूमर्स के संरक्षक के लिए जलालुद्दीन खिलजी को रखा जाता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, यह 3 माह के बाद क्यूमर्स की हत्या कर देता है। जब 3 माह के बाद क्यूमर्स की हत्या कर देता है 1290 में, तो अब ये जलालुद्दीन स्वयं वहाँ का सुल्तान घोषित हो उठता है, वहाँ का सुल्तान बन जाता है दिल्ली का। तो अब जलालुद्दीन एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है खिलजी वंश। तो अब जब ये खिलजी वंश की स्थापना करता है 1290 में, क्यूमर्स की हत्या कर देता है। इसके ये संरक्षक के लिए, क्यूमर्स के संरक्षक के लिए जलालुद्दीन को रखा गया था, लेकिन 3 माह के बाद ही इसकी हत्या कर देता है और स्वयं एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है खिलजी वंश।
खिलजी वंश। अब ये खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है। ये खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलता है। इसकी जो स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तो अब हम लोगों ने गुलाम वंश को खत्म किया। अब ये दूसरा आ जाएगी खिलजी वंश पढ़ेंगे। अब खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो क्यूमर्स की हत्या कर देता है 3 माह के बाद। इसके संरक्षक के लिए रखा गया था 1290 में, लेकिन यह उसका हत्या करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लेता है और वो सुल्तान बन जाता है। तो इसने नए वंश खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इसके क्रम को देखेंगे शासक के, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ेंगे, फिर एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मेहनत करके। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट जरूर करिएगा, और जो कुछ भी दिक्कत हो, जो समझ में ना आया हो, आप कमेंट करिए, हम देखेंगे तो उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में खिलजी वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।